जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएम एजुकेशन। बच्चे, आज की क्लास में सर इस 30 मिनट सीरीज के अंदर हम पॉलिटी के कुछ और आर्टिकल्स को देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें बच्चे मैंने आपको पार्ट 5 से आर्टिकल्स कराना स्टार्ट किए हैं, बिकॉज पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी के अंदर बच्चे आज हम कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 102। इससे पहले बच्चे मैंने आपको आर्टिकल 100 तक हर एक चीज पढ़ा दी थी। सर, आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में सर आपको कोरम वर्ड की चर्चा मिलेगी। सर, व्हाट इज दिस कोरम वर्ड? सर, कोरम होता है मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसीडिंग्स। संसद की आपकी जो भी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, वो कार्रवाई कब हो सकती है, उसके लिए मिनिमम कितनी अटेंडेंस चाहिए, कि इतने मेंबर्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है बच्चे, उसी आप एक तरीके से उस अमाउंट को कोरम कह सकते हो। ठीक है सर, वो कितने होते हैं? 10% ऑफ दी टोटल मेंबर्स। सपोज अगर आपके 100 मेंबर्स हैं तो कम से कम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 मेंबर्स हैं तो कम से कम भैया 10 मेंबर होने ही चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या फिर संसद की कार्रवाई की जाएगी या फिर आगे बढ़ाई जाएगी। तो सर उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 के अंदर यूज किया गया है, दैट इज कोरम। ठीक है बच्चे, इससे पहले भी मैंने आपको चीजें पढ़ा रखी हैं। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चे प्लीज उसको जाकर देख लेना। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 102। सर, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 बच्चे आपको दोनों डिटेल के साथ पता होना चाहिए। सर, बात दोनों करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इन सर्टेन कंडीशंस। सर, कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल, उन्होंने कोई फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर ली, ठीक है, कोई विदेशी नागरिकता ले ली सर, तो उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, वो उनको उससे हटा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ही और शी होल्ड्स द प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सर वो किसी भी प्रकार की आपकी गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। ठीक है, या फिर सर ही और शी इज अ कंटेम्प्ट ऑफ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सर ये क्या होता है बच्चे? ये होता है जब कोई कोर्ट आपकी, कोई भी कोर्ट आपकी बच्चे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को रिलीफ नहीं देती फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेब्ट्स या फिर बैंकरप्शन। सर इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, आप दिवालिया हो, आपके पास बहुत सारा कर्ज है। ठीक है, तो जब तक आपको कोर्ट ये नहीं कहती कि इस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर से सारा का सारा जो कर्जा है वो उतर गया है, तब तक भैया आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में आओगे। तो बच्चे यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं। मैंने भी एज इट इज टेक्निकल टर्म यूज किया है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपल तरीके से चीजें समझा पाऊं। सर, टेक्निकल टर्म आपने क्यों यूज किया? बिकॉज बच्चे यूपीएससी हमेशा उसकी आदत रही है टेक्निकल वर्ड्स को क्वेश्चन में यूज करके स्टूडेंट्स को फंसाने की। लेकिन बच्चे इस बार आप नहीं फंसने वाले हो, बिकॉज आपने हर एक चीज पहले से ही अच्छे तरीके से करके रखी हुई। ठीक है सर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है बच्चे। सर, सब क्लॉज 2 क्या कहता है? बच्चे सब क्लॉज 2 भी बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, बट अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टैंड्स फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। सर, ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टी है, उसका कोई एक बंदा है, अब उसकी पार्टी चुनाव जीत गई। ठीक है, उसकी पार्टी चुनाव जीत गई, या फिर सपोज उसकी पार्टी क्या कहते हैं, चुनाव हार गई, कुछ भी हो गया। ठीक है, अगर कोई बंदा चुनाव के टाइम पे अपनी पार्टी चेंज करता है, अपनी पार्टी क्या कर रहा है सर, वो चेंज कर रहा है, तो भैया उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। सर, ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? सर, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? बच्चे, इस लॉ के अंतर्गत में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी का कोई मेंबर है और वो जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी में बच्चे वो चला जाता है, इलेक्शन से पहले जाना चाहता है तो जा सकता है, बट अगर उसके बाद जाता है, अगर वो बच्चे उसके बाद जाता है, तो वो कहीं का भी मिनिस्टर हो, उसकी जो भी पोजीशन है बच्चे वो उससे छीन ली जाएगी। ठीक है, फिर वो ही और शीज वो उसके बाद मिनिस्टर के पोस्ट पर नहीं रहेंगे। ओके, क्लियर है बच्चे? तो ऐसे लोगों पर भैया लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल करते हैं, इसको दल बदल कानून भी कहते हैं। सर, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत लाया गया था। ठीक है, और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत बच्चे इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी गई। ठीक है, कि मेंबर्स बैरेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शैल बी बैरेड फ्रॉम सर्विंग एज मिनिस्टर्स। वही बात बच्चे मैंने अभी आपको समझाई है। सर, इसे दल बदल कानून भी कहते हैं।
भैया ये हमारा जो 12 शेड्यूल है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चे उसके 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है सर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, किसी भी पार्टी के मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तब बच्चे वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। क्या सर? किसी पार्टी के अगर आधे से ज्यादा या मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं इलेक्शन के बाद, तो भैया वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। ठीक है। ठीक है बच्चे, याद रखना एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे नहीं लगता कि सर इलेक्शन से पहले किसी ने अपने अपनी इच्छा से पार्टी बदल ली तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दो। ये सारा गेम, सारा मामला इलेक्शन के बाद ही चलता है। ठीक है। तो चलिए बच्चे, आप सुनो। आर्टिकल 102 में जोड़ दो 89। आर्टिकल 102 में जोड़ दो भैया 89। तो 89 जोड़ने के बाद बच्चे आपको क्या मिलेगा? आर्टिकल 191। सर कुछ नहीं करना, बस सेम प्रोसीजर आपको इस पर फॉलो करना है, बट नॉट फॉर दी parliament, not for the member of parliament, but for the state legislature, that is members of Vidhan Sabha and members of Vidhan Parishad। ठीक है सर। आर्टिकल 191 क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे आपकी विधानसभा हो चाहे भैया आपकी विधान परिषद हो, अंडर आर्टिकल 191। ठीक है। सिमिलर आपके ये भी क्राइटेरिया हैं, दैट एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, आई होप आपको आर्टिकल 102 क्लियर होगा। Sir, Article 102 talks about subclause 1, disqualification of MP on the grounds of acquired foreign citizenship, holds office of profit or the contempt of undischarged insolvent। Sir, वहीं पर बच्चे आपका subclause 2 stands for disqualification of member of parliament। बात तो सही है सर, but under the 10th schedule of the Indian Constitution, which holds for anti-defection law। Sir, anti-defection law was implemented by 52nd Constitutional Amendment Act, came into force in 1985। वहीं पर बच्चे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत क्या बात कही गई कि मेंबर्स पैरेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जामिनेशन में क्या करेगा? अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ गायब कर देगा, कह देगा अंडर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। बच्चे वहां पर आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो भी मैंने यहां पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक वर्ड पूरी की पूरी मीनिंग चेंज कर देता है। तो बेटर है आप टेक्निकल वर्ड्स को अभी से समझते हुए चले, पेपर में आसानी होगी। ठीक है सर। थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 क्या कहा गया सर? मेंबर्स पैरेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शैल बी पैरेड फ्रॉम सर्विंग एज मिनिस्टर्स। जो भी बात मैंने बच्चे आपको बताई है वही यहाँ पर भारी अंग्रेजी में लिखी हुई। ठीक है। चलिए सर, आर्टिकल 102 आपको क्लियर है सर, प्लस में आपका आर्टिकल 100 का रिवीजन भी हो गया। ठीक है। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 का भी आपका रिवीजन भी हो गया। सर आर्टिकल 105 पे आते हैं। सर व्हाट इज आर्टिकल 105? बच्चे ये बात करता है पावर्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में। बच्चे किसके बारे में बात करता है? पावर्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में। सर कैसी प्रिविलेजेस, कैसी पावर्स? सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी जो भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्हें क्या विशेषाधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या उनकी प्रिविलेजेस हैं। ठीक है सर। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले सर उनकी प्रिविलेजेस में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सर पुलिस प्रोटेक्शन। ठीक है। सम स्पेशल प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्टिंग, कि जब भी आपका कोई भी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। आपकी भैया कोई भी बैठक स्टार्ट होने वाली है तो उससे 40 दिन पहले आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। सर उसके 40 दिन बाद आप किसी भी 40 दिन के अंदर बेसिकली किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस तरीके के कुछ स्पेशल प्रिवेंशन है अगेंस्ट अरेस्टिंग। और भी सर इनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस होती हैं, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं बच्चे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यानी कि सर इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं लगता है, इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं लगता है। ठीक है बच्चे, लॉ इन द सेंस इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आके ये कह दे कि नहीं आप ये प्रिविलेज नहीं दे सकते। ठीक है सर। हाँ, बट इन दी केस ऑफ, अब देखो यहां से आपका दिमाग खुलना चाहिए। सर मैं थोड़ा सा आपका लेक्चर रिलेट करता हूँ इकोनॉमिक्स वाला, जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स कराए। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ऑस्टेरिटी, यानी कि सर जब गवर्नमेंट को लगे कि भैया हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है, अब हमें फालतू खर्च बंद करना है, भैया ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फिजिकल ऑस्टेरिटी या ऑस्टेरिसिटी। फिजिकल ऑस्टेरिसिटी, एग्जैक्ट वर्ड इज फिजिकल ऑस्टेरिसिटी और फिजिकल प्रूडेंस। ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही है, अब भैया हमें इसको थोड़ा कम करना है, थोड़ा सा हमें इसको बंद करना है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे केसेस में याद रखना ये जो आपकी प्रिविलेजेस हैं, ऐसे केसेस में प्रिविलेजेस कभी कभी भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ले ली जाती हैं फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। ठीक है।
चलो, तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपका कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है भैया, इस पे किसी भी प्रकार का लॉ नहीं लगता, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं सर। अब सुनो, आर्टिकल 105 में वापस प्लस कर दो 89, तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको क्या मिल जाएगा सर? आर्टिकल 194। आप कह रहे हो सर कितनी मैथ्स करवा रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद करने का यही तरीका है। ठीक है, आर्टिकल 102 में प्लस कर दो 89, आपको मिलेगा आर्टिकल 191, जो सेम बात कहता है, बट आर्टिकल 191 स्टैंड्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, whereas आर्टिकल 102 स्टेट्स फॉर पार्लियामेंट, दैट इज संसद। ठीक है सर, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पावर्स रिलेटेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है बच्चे, अब सुनो, आर्टिकल 105 में प्लस कर दो 89, सब कुछ सेम रखो, आपको क्या मिलेगा? आर्टिकल 194। क्या मिलेगा सर? आर्टिकल 194। 105 में प्लस करो 89, प्लस कर दिया सर, क्या मिला? 194। ओके, सब कुछ सेम रहेगा जैसा आपका आर्टिकल 105 में लिखा है, बट बस यहां पर क्या हो जाएगा सर? स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड यूज होगा इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट। क्या भैया? स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानसभा, विधान परिषद, ये आपका वर्ड यूज होगा इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर, कमिंग टू आर्टिकल नंबर 108, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ा रहा हूं, विश्वास रखना पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए सर, आर्टिकल 108। सर आर्टिकल 108 क्या कहता है? बच्चे, टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, कभी जो आप आर्टिकल 87 देखोगे तो वहां पर भी क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है, बट वो भैया ज्वाइंट सिटिंग इज डिफरेंट। ठीक है, वहां पर क्या है सर कि जब लोकसभा और राज्यसभा पहली बार मीटिंग करती है साल में, तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब आते हैं, अपना भैया भाषण देते हैं। ठीक है, अपनी बातों को रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप उसको इस तरीके से कह सकते हो, वो अलग है। भैया यहाँ पर आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करी गई है, इट इज रिलेटेड टू द डिसएग्रीमेंट ऑफ एनी बिल, या डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू एनी बिल। क्या सर? डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू एनी बिल। सर ये डिसएग्रीमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में भेजा गया, अब राज्यसभा उसको मानने को तैयार नहीं, वो उसको पास नहीं कर रही, या फिर राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा मानने को तो तैयार है, बट उसने कुछ सजेशंस देकर भेजे, कुछ उसने सजेशंस देकर भेजे, बट वो लोकसभा नहीं मान रही है। ठीक है, या सपोज राज्यसभा ने भैया कोई बिल स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। अब राज्यसभा ने भैया पास करके उसको भेजा लोकसभा में, लोकसभा नहीं मान रही, कह रही नहीं भैया नहीं करना है, कुछ इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो भैया ये ज्वाइंट सिटिंग होती है रिलेटेड टू द डिसएग्रीमेंट ऑफ, या फिर रिलेटेड टू एनी बिल। ठीक है, किसी भी बिल पर जब दोनों सदनों की सहमति ना बने, तो भैया ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आप सुनो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है राज्यसभा के अंदर कि जब भी ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है बच्चे, जब भी आपकी ज्वाइंट सिटिंग होती है सर, उसमें राज्यसभा के पास पावर कम है। क्यों भैया? राज्यसभा के पास 245 मेंबर्स हैं, और भैया आपका लोकसभा के पास 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है? टू दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड टू दी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो सर ज्वाइंट सेशन में एक बात तो क्लियर है कि राज्यसभा के पास पावर कम है, प्लस में सर ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है सर, अब लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड मैंने आपको कल जो जो पॉइंट्स बताए हैं, एक एक पॉइंट मुझे अभी के अभी चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन। याद रखना, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। बता दूं, एक लड़की है जूही कुमारी, वो भैया कॉन्टिन्यूअसली अपना फीडबैक देती रहती है, उसका मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम था। बैच की स्टूडेंट है प्रीति, एक रियांश नाम का लड़का है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये कॉन्टिन्यूअसली, एक वैष्णवी नाम की बच्ची है, ये कॉन्टिन्यूअसली भैया जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर देते रहते हैं। बच्चे अगर आपको भी इनकी लिस्ट में आना है, क्योंकि ये बच्चे कॉन्टिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको मेहनत करने वाली की लिस्ट में आना है, तो आप भी भैया आंसर देना शुरू करो इन दी कमेंट सेक्शन, इससे आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, इससे भैया आपको चीजें याद होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग इट इज एसोसिएटेड विद disagreement related to any bill. तो सर ज्वाइंट सिटिंग इज एसोसिएटेड विद disagreement related to any bill under article 108, अंडर आर्टिकल 108। सर ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैन कौन होते हैं सर? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। याद रखना भैया, इसमें राज्यसभा को पावर कम है। ठीक है सर, ये क्यों लाई जाती है ज्वाइंट सिटिंग?
अटेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक। सर ये डेडलॉक क्या है बच्चे? वही जो अभी मैंने आपको बताया। सर आपने क्या बताया? लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास किया। राज्यसभा पास करना चाहता है बट उसने कुछ सजेशंस देकर भेजे, लोकसभा ने नहीं माने, या फिर वाइस वर्सा। तो सर इसी कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक, कि भैया डेडलॉक हो गया, आपका जो बिल है ये पास ही नहीं हो पा रहा है। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, यानी कि अटेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक, भैया ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आर्टिकल 110, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आर्टिकल 110 हमसे क्या कहता है? भैया आर्टिकल 110 में डेफिनेशन लिखी है मनी बिल की। किसकी डेफिनेशन लिखी है सर? मनी बिल की डेफिनेशन लिखी है। याद रखना, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है दैट इज ओनली ओनली मेंशन पॉइंट्स इन दी सेंस कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं इसके सिवा एक वर्ड भी अगर इधर उधर होता है तो वो बिल आपका मनी बिल नहीं होगा। प्लस में सर मनी बिल है या नहीं, इट इज डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर, तभी भैया उसके ऊपर चर्चा होना स्टार्ट होगा। इट इज डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। कौन ये डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं है? लोकसभा स्पीकर। ठीक है भैया, मनी बिल में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि मनी बिल के अंदर सर सबसे ज्यादा पावर होती है लोकसभा के पास, एक्सक्लूसिवली रोल ऑफ लोकसभा। सर अगर लोकसभा एक बार मनी बिल को पास करके राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा को उसे 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाती है तो 14 दिन के बाद 15वें दिन वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो भैया जो आपका राज्यसभा है सर, उसके पास मनी बिल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियां नहीं है सर। वो सिर्फ उस पर 14 दिन सोच विचार कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा किसी भी प्रकार का सजेशन देकर भेजती है लोकसभा को मनी बिल से रिलेटेड, लोकसभा भैया उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी वट एवर एडवाइस इज गिवन बाय राज्यसभा टू लोकसभा इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी बिल, लोकसभा इज नॉट बाउंडेड टू इम्प्लीमेंट दैट स्पेसिफिक एडवाइस। ठीक है, वो बाइंडिंग एडवाइस नहीं है, यानी कि बच्चे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है जो भी राज्यसभा ने एडवाइस दी है रिलेटेड टू मनी बिल। एम आई क्लियर बच्चे? एम आई क्लियर? अगर बच्चे आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज अपना एक छोटा सा फीडबैक लिख दो इन दी कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, देखो ये चीजें आप पढ़ सकते हो डिटेल से। अगर आपको जानना है मनी बिल के बारे में, मैं आपको फिर कहूंगा इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लो। बजट के ऊपर भैया मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। जितनी भी इकोनॉमिक्स की टर्म्स बता रखी है उसको अच्छे से देख लेना। कुछ ग्राफ्स बता रखे हैं उसको अच्छे से देख लेना। क्लास में चले जाओ, 21 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, 19 क्लास आपको करनी है इंक्लूडिंग अ रिवीजन क्लास, यानी इन टोटल आपको 18 क्लासें करनी है। अभी भी टाइम है, उसको कर लेना। या उसमें से स्पेसिफिक जो भैया आपका बजट का सेशन है उसमें मैंने बजट से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक्स बताए हैं। ठीक है सर, उसमें भैया मैंने क्या किया है, बजट से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक्स बताए। पहले वो बेसिक्स अच्छे तरीके से कर लेना। उसमें मनी बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, एस्टीमेट, प्राकलन समिति, हर एक चीज की मैंने अच्छे तरीके से चर्चा करी है। ठीक है सर, हर एक चीज के ऊपर मैंने वहां पर डिटेल के साथ चर्चा करी है, उसको प्लीज जाकर देख लेना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करवा दूंगा, डलवा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। अभी के लिए सर आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, एक्सक्लूसिवली रोल ऑफ लोकसभा, यानी सर इसमें लोकसभा को ज्यादा पावर है। मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे? नहीं सर, डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है सर, मनी बिल किस किस कंडीशन में हो सकता है? ओनली मेंशन पॉइंट्स, इम्पोजिशन, अबॉलिशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, कीवर्ड इज टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स या फिर गारंटीज, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड्स। अब ये सब अगर आपको टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं तो प्लीज बेसिक लेक्चर जाकर देखो, यहां पर समझाने बैठा तो 1.5 घंटा इसी में चला जाएगा। ठीक है सर, रिसिप्ट, कस्टडी, इशुएंस एंड ऑडिट ऑफ फंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी बातें हैं तो भैया वो आपका बिल कैसा बिल है? मनी बिल। सर बिल कानून कब बनता है? जब उस पे प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम अपने हस्ताक्षर करते हैं। बिना उनके साइन के, बिना उनके एक्सेंट के भैया आपका कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता, यानी कि सर कानून नहीं बन सकता। आर्टिकल 111, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर मैंने आपको प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के बारे में पढ़ा दिया है। 3 वीटो पावर बच्चे मैंने आपको पढ़ाई। एब्सोल्यूट वीटो जो अभी इस टाइम पे संविधान से हटा दिया गया है। तो 2 वीटो आपको याद रखना है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो एंड जेबी वीटो। मोस्ट पावरफुल इज जेबी वीटो। सर जेबी वीटो क्या होता है? हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन। नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज जाकर देखिए, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से बच्चे आपको लेक्चर मिल जाएगा।
तो भैया वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज आर्टिकल 111 उस बात को मेंशन करता है कि भैया प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर मनी बिल के ऊपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल के ऊपर अगर यूज करेंगे भैया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मनी बिल को उसके ऊपर जेबी वीटो यूज कर लिया, तो फिर तो भैया सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली आपकी सरकार गिर जाएगी, राइट। तो प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार की वीटो पावर यूज नहीं कर सकते मनी बिल के ऊपर। इसी के साथ बच्चे आपको याद रखना है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जो कि मैडम इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। इसमें उन्होंने क्या कहा बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर, यानी कि अगर कोई भी आपका ऐसा बिल है जो संविधान संशोधन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, आप उस पे वीटो पावर या जेबी वीटो जैसी जटिल पावर अपना भैया यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एम आई क्लियर? आर्टिकल 111 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर किसी भी प्रकार की वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, उस पर सोच विचार कर सकते हैं बट वीटो पावर लाइक जेबी वीटो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और भैया ये किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? दैट इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, व्हेन मैडम इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस्ड दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज एनी ऑफ द वीटो पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और मनी बिल पे नहीं कर सकते, ये तो पहले से ही मेंशन। चलो, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 89 को थोड़ा सा कर लो रिलेट। आर्टिकल 79 और आर्टिकल 89 को थोड़ा सा कर लो रिलेट। सर आर्टिकल 79 में बच्चे हमने क्या पढ़ा कि जो आपका पार्लियामेंट है, जो आपका संसद है, उसके तीन भाग होते हैं, दैट इज तीन अंग होते हैं बेसिकली। ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट याद रखना इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट को इस दोनों बॉक्स से बाहर बनाया। बट ही इज द पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ योर पार्लियामेंट बट अ पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ पार्लियामेंट। वहीं पर भैया आर्टिकल 79 में प्लस कर दो वापस से 89, आपको मिलेगा सर आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में इट इज टॉक्ड अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, कि सर स्टेट लेजिस्लेचर के आपके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर। सर आपने बताया विधान परिषद खाली 6 राज्यों में, कौन से 6 राज्यों में, उसका नाम मैंने आपको बता रखा है इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ। चलिए सर, ठीक है भैया, तो आप वहां पर विधानसभा प्लस गवर्नर को जोड़ के भी स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हो, जहां पर आपकी विधान परिषद नहीं है। बट तीनों मिला के इसके कंप्लीट पार्ट होते हैं, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर के तीन पार्ट, विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर। पार्लियामेंट के तीन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर इज नॉट द मेंबर ऑफ विधानसभा और विधान परिषद। एम आई क्लियर? चलिए, आर्टिकल 168, इसमें भैया आपकी चर्चा करी गई है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, कि स्टेट लेजिस्लेचर के कितने पार्ट्स होते हैं, इसको प्लीज याद रखना। 79 में पार्लियामेंट प्लस कर दो 89, 168 में स्टेट। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल 112, इट इज डिस्कस्ड अबाउट, मेंशन्ड अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हम लोग बजट बजट करते हैं ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चे, जो आपका बजट है सर, ठीक है सर, बजट वर्ड की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं करी गई है, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड। आर्टिकल 112 डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बच्चे आप शॉर्ट में बजट बोलते हो। क्लियर है? आर्टिकल 113 बच्चे, इसमें एस्टिमेट यानी कि प्राकलन समिति की चर्चा करी गई है। सर आर्टिकल 114 इज रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएशन बिल। अब नीचे देखो डिस्क्लेमर, फॉर डिटेल्स ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू मनी बिल, दैट इज आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट के ऊपर तो पूरी 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपके हर एक चीज कवर किया है, टीडीएस, न्यू टैक्स रेजिम, डेफिसिट एंड फॉर्मूलाज, बेसिक वीडियो भी बना रखी है, तो उसके ऊपर तो कोई बहाना चलेगा नहीं, जाके देखना ही पड़ेगा अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है सर, अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो भैया आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रिलेटेड टू आपका जो भी मनी बिल है, बजट है, हर एक लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। प्लीज गो एंड चेक आउट, प्रिपेयर दी लेक्चर्स, क्वेश्चन आ सकता है। सर आज की क्लास का लास्ट पार्ट, बट थोड़ा सा बड़ा पार्ट, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 118 एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुनो भैया, जो आपका संसद है, जो आपका पार्लियामेंट है, उसके पास कई सारे काम है, बहुत सारे काम, बेसिकली बहुत सारे काम है। तो बहुत सारा काम अकेले तो भैया लोकसभा स्पीकर करेंगे नहीं, या डिप्टी स्पीकर करेंगे नहीं, या कोई 10-12 मेंबर्स मिलकर करेंगे नहीं।
तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमिटी बना देते हैं। अब इसमें कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो आपकी परमानेंट है, जो हर बार बनती है भैया, और कुछ है जो टेम्परेरी बेसिस पर बनाई जाती हैं, कभी विशेष आवश्यकताएं पड़ने पर। ठीक है, टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग कमिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। इसमें आपका सबसे पहला आता है फाइनेंशियल कमिटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी मतलब परमानेंट कमिटी, एडहॉक कमिटी मतलब टेम्परेरी कमिटी। सर फाइनेंशियल कमिटी के अंदर पैसे की आपकी जांच करी जाती है। ठीक है भैया, पैसे की आपकी जांच करी जाती है अंडर दी फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी किसका पार्ट है सर? स्टैंडिंग कमिटी का पार्ट है। ठीक है बच्चे, और स्टैंडिंग कमिटी किसका पार्ट है? वेरी वेरी सिंपल, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। सर पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन किसका पार्ट है सर? आर्टिकल 118। क्लियर है? अब सुनो सर, फाइनेंशियल कमिटी क्या करती है? पैसे से रिलेटेड मामलों की जांच करती है। ठीक है, या पैसे की जांच करती है, बेसिकली आप इतना समझ सकते हो। सर इसके अंदर आती है आपकी एस्टिमेट कमिटी। सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमिटी होती है बच्चे ये, 1950 में लाई गई थी। इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता, लोकसभा के मात्र 30 मेंबर होते हैं। एस्टिमेट कमिटी यानी कि प्राक्कलन समिति भैया आपकी लाई जाती है बजट के बाद। बजट के बाद, इतना क्लियर है सर? फाइनेंशियल कमिटी के अंदर ही भैया आपकी दूसरी कमिटी आती है, दैट इज पब्लिक एंड अकाउंट्स कमिटी। भैया ये पब्लिक का पैसा कहीं गलत जगह यूज ना हो, इसका ध्यान रखती है। ठीक है, 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत इसको लाया गया था। सर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो हमने पढ़ा नहीं, तो प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हर एक लेक्चर देखना है, बट मॉडर्न हिस्ट्री तो विशेष रूप से देखना। चलिए सर, इसके चेयरमैन कौन होते हैं भैया? पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? अपोजिशन के मिनिस्टर। अपोजिशन यानी विरोधी पार्टी के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? अपोजिशन के मिनिस्टर होते हैं। सर ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? लोकसभा चेयरमैन को देते हैं। लोकसभा चेयरमैन को देते हैं। सर इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है। पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी को भैया ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है, बिकॉज इट इन्वेस्टिगेट्स दी सीएजी रिपोर्ट। सर व्हाट इज सीएजी? व्हाट इज सीएजी? इसका बच्चे आप फुल फॉर्म मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन। सीएजी के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं आने वाले 2 से 3 लेक्चर के अंदर। सर उसके बाद फाइनेंशियल कमिटी के अंदर आपका आता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी, जो भैया गवर्नमेंट कंपनीज की जांच करती है, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके अंदर आपकी कई और कमेटी आती है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपकी कई और कमेटी आती है। इसके बारे में आपको डिटेल के साथ जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं। सर पहली आपकी कमेटी है डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, हाउस ऑफ कमेटी। इन्वेस्टिगेशन कमेटी यहां पर 2 बार हो गया है, मैं इसको रेज कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप इसको कर लो नंबर 5, दैट इज सर्विस कमेटी। तो भैया इन कमिटीज को आप याद रखोगे, दैट इज डिपार्टमेंटल कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, हाउस ऑफ कमेटी, सर्विस कमेटी इज द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फाइनेंशियल कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके 3 पार्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन 3 पार्ट्स की डिटेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडहॉक कमेटी में भैया आपकी 2 कमेटी आती है। पहला भैया आपकी सेलेक्ट कमेटी, जो किसी भी प्रकार के बिल के ऊपर जांच वाच करती है, बिल के ऊपर भैया अपनी जांच पड़ताल को करती है। पार्लियामेंट्री कमेटी, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ टेम्परेरी कमेटी व्हिच इज नोन एज एडहॉक कमेटी अंडर द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 118। कहने का मतलब इतना है, आर्टिकल 118 में आएगा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर में 2 कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी चर्चा हो गई सर, एडहॉक कमेटी पहली आएगी, सिलेक्ट कमेटी जो आपके किसी प्रकार के बिल के ऊपर जांच करेगी, चर्चा करेगी, एटसेट्रा। दूसरी भैया आपकी इसमें आएगी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो किसी भी प्रकार के घोटालों के ऊपर चर्चा करेगी। घोटाला हो गया सर, ये सारी कमिटीज आपकी बिजी हैं। सेलेक्ट कमेटी अपना बिजी है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ जो घोटाले के ऊपर जांच करेगा, लाइक बोफोर्स तोप का जो आपका एक घोटाला हुआ था, बहुत पहले की बात है, उसके ऊपर आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जांच की। ठीक है बच्चे, आई होप, आई बिलीव कि हर एक बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पेपर नजदीक है तो 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो कर लो। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज अलग है, 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज अलग है। इकोनॉमिक्स की आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी की बच्चे आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। प्लस में मैंने वर्ल्ड मैप की आपको 3 क्लासें कराई हैं। तीनों क्लासेस में मैंने आपको लगभग पूरा का पूरा एशिया कवर करा दिया है, थोड़ा बहुत उसमें मिडिल ईस्ट का पोर्शन कवर कराया होगा, इस्तांबुल वगैरह वाला। ठीक है, वो क्लासेस देख लेना। आपके मैप के लगभग, अगर सपोज आपके मैप से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मैप से सर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। तो वो 3 क्लासेस जब भी टाइम मिले एक बार गो थ्रू कर लेना,
1.5x 2x पे डालोगे, एक बार आराम से गो थ्रू कर लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसको प्लीज अच्छे तरीके से बच्चे कर लेना, ठीक है। चलो, तो आपसे मिलेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही जल्दी आपका मॉक टेस्ट आने वाला है। मॉक टेस्ट मैं आपको सिंपल से दिखा देता हूं। वैसे तो ये पूरा का पूरा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो सीडीएस मॉक टेस्ट पेपर 1 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में। आई एम रिकॉर्डिंग दी लेक्चर, जल्दी आपको मिल जाएगा। सीडीएस मॉक टेस्ट पेपर 1, ठीक है बच्चे। तो पेपर मैंने आपका बना दिया है। ऐसे आपके 2 मॉक टेस्ट मैं और बनाऊंगा। क्वेश्चंस बनाने में मेहनत लगी है, तो प्लीज भैया इस मेहनत को आप लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और अपनी मनचाही एकेडमी में पहुंचो। एंड डू रिमेंबर मी कि हाँ सर, आपने थोड़ा बहुत तो हमारी हेल्प करी थी, मतलब ठीक है, थैंक यू सो मच। खैर, तो सभी बच्चों को जय हिंद। आपसे मिलेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहो एंड रिवीजन मत छोड़ना, ठीक है। रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद।